हाँ आ रही है, बोलो। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर इवन और ऑड। ठीक है, और ऑड। ये इसने कनिष्का ने किया था। कहाँ गई है? देख लो, इसका मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें पूछा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इधर इवन और ऑड। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा या ऑड होगा, ये तुमको शो करना है। तो इसमें क्या करना है? लेट एन बी द लीस्ट। एन को मैंने मान लिया, सपोज एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एन को मैंने कह दिया कि ये कोई सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, लीस्ट या फिर कह दो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। एन कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो एन कोई एन, और इसके साथ मैंने ये भी एज्यूम कर लिया, एंड दैट शुड नाइदर इवन नॉर ऑड। एन हमने एक नंबर एज्यूम किया जो नाइदर इवन है नॉर ऑड है, और जो कि स्मॉलेस्ट है पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैं कहूँ, हेलो, आ रहा है, दिख रहा है? हम्म। हाँ, एन हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। एक मिनट। दिक्कत आ रहा है क्या इसमें? हेलो। ठीक है, मैंने माना है एन कोई इवन पॉजिटिव, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो ना तो इवन है ना ऑड है। ठीक है, अब केस पहला है, वन मैंने मान लिया, सपोज एन इक्वल्स टू एन माइनस वन। अभी केस नहीं मानना है। अगर एन इक्वल्स टू एन माइनस वन है तो इससे क्या मतलब हुआ? एन माइनस वन, अगर एन हमारा नाइदर इवन है ना ऑड है तो एन माइनस वन डेफिनेटली या तो इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, इवन या ऑड। अगर सपोज अगर कोई नंबर एक्स है, वो हम कह रहे हैं कि हमको पता नहीं क्या इवन है, ना तो इवन है ना ऑड है। इसमें अगर हम एक्स प्लस वन करें या एक्स माइनस वन करें, तो ये एक्स प्लस वन वाला या एक्स माइनस वन वाला, इन दोनों में से एक कोई इवन होगा, एक कोई ऑड होगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। अब हमारा केस वन क्या कह रहा है? केस वन कह रहा है कि हमको शो करना है कि ये या तो इवन है या ऑड है। तो केस वन हम मान लेते हैं, एन माइनस वन इज इवन। अगर एन माइनस वन इवन है तो एन माइनस वन कुछ टू, इवन का क्या मतलब होता है? टू के, हाँ टू के इंटीजर्स होते हैं ना, मल्टीप्लाई।
2 into where k is any इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से n इक्वल्स टू 2k+1 हो जाएगा। अब इसको मैंने n को माना था नाइदर इवन नॉर ऑड। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया n-1 अगर इवन है तो n इक्वल्स टू ऑड आ गया ना, ये क्या होगा, ऑड हो गया, ठीक है। अब केस 2, अगर n-1 हमारा ऑड है, मैंने एज्यूम कर लिया, तो n-1 इक्वल्स टू 2k+1 की फॉर्म में होगा ना, ऑड अगर है तो n इक्वल्स टू 2k+2 होगा ना। ये क्या होगा, 2 इंटू, ये क्या होगा, 2k+2, 2k+1 +1। ये किसकी फॉर्म में है, 2k+2 वाला किसकी फॉर्म में है? ये तो इवन हो गया ना, यही तो शो करना था हमको, यही इसी x+1। देखो ये एक इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में है, बट वो दूसरे तरीके से कह रहा है। एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 होगा एनसीईआरटी में। इसमें क्या कह रहा है, शो दैट, इसमें ऐसे करके होगा, शो दैट एवरी, मैं लिख रहा हूँ उसमें देखने की जरूरत नहीं, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q+1 where q is some integer, q कोई भी इंटीजर हो। ये इसको आ रहा है समझ में, क्या कह रहा है ये? यहाँ पे इसका अगर सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, नहीं वो उसको सॉल्यूशन को मत देखो, इसको कैसे कैसे करना है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज, या तो 2q की फॉर्म में या 2q+1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो इन दोनों को देख के यूक्लिड डिवीजन से हमारा क्या होता है, a इक्वल्स टू 2, क्या लिखते हैं, a इक्वल्स टू क्या लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन में, a इक्वल्स टू BQ+R लिखते हैं ना। तो इसमें इसमें ये क्या है, या तो 2q है कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर है हमारा, वो नंबर सपोज कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर कह रहा है, या ये तो 2q की फॉर्म में हो या 2q+1 की फॉर्म में हो। अगर ये 2q की फॉर्म में होगा तो BQ+R यहाँ पे लिखें, और इसके नीचे अगर मैं लिखूं BQ+R, पहले समझ लो, सोल्यूशन तो हो ही जाएगा, क्या कहना चाह रहा है ये। अगर ये BQ+R की इक्वल्स टू 2q मैं करूँ, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मुझे B की वैल्यू 2 मिल जाएगी, R की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से B की वैल्यू 2 मिल रही है, R की वैल्यू 1 हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी नंबर को अगर मैं डिवाइजर 2 से डिवाइड करूँ, उसका रिमाइंडर हमको या तो 0 मिले या तो रिमाइंडर 1 मिले। इसका कहने का मतलब है कोई भी नंबर है, उसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, और अगर, और दूसरी फॉर्म या तो 1 मिल रहा है। और ये तो तुमको पता ही है, अगर 2q की फॉर्म में कोई भी नंबर हो को अगर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम इवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। 2q+1 की फॉर्म में किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है, ये तो इवन है।
ये मेरा ऑड है। अब इसके करीब करने के कई तरीके हैं, दो तीन तरीके से इसको कर सकते, दो तरीके से कर सकते हो। जैसे पिछली बार में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, नेट पे। इवन इंटीजर हमारे कौन कौन से होते हैं? इवन 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। और ऑड कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर सपोज 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 ही तो मेरा है डिवाइजर, डिवाइजर तो 2 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1 जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 4 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को अगर मैं कर रहा हूँ तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। बाकी सबको, जितने भी नंबर को तुम करोगे, तुम्हारा रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। तो इस केस में, इन सभी केस में अगर मैं 2 को लूँ, तो 2 के केस में 2 डिविडेंड है, तो डिवाइजर कितना है? 2 है। रिमाइंडर और कोशेंट कितना है? 1 है। रिमाइंडर कितना है? 0। 4 में 2 ये है, कोशेंट 2 है, रिमाइंडर 0 है। 6 में 2 इंटू 3 प्लस 0, तो सब केसेस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। और ये तो कोई, ये हमारे हाथ में नहीं है इसका, ये तो कुछ भी आ सकता है कोशेंट। तो इस कोशेंट को अगर मैं क्यू मान लूं, तो कोई भी नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, किसी भी इवन नंबर को, वो किस फॉर्म में आ रहा है? 2q की फॉर्म में ही तो आ रहा है। 2q+0, 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 8 लोगे तो 2 × 4+0 आ जाएगा। आ तो 2q+0 की फॉर्म में रहा है, ये आ रहा है समझ में? आया। और ऐसे ही देखो, अगर मैं ऑड नंबर कोई भी लूं, तो ऑड में पहला ऑड नंबर अगर 1 लूं, 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, तो यहाँ कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 को अगर लूं, 2 से डिवाइड करूं, 2 बन जा 2, 3 - 2, रिमाइंडर आ गया 1। 5 लूं, 2 2 जा 4, 5 - 4 1। 7 लूं, 2 3 जा 6, 6 - 1। तो इसमें 1 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 1 = डिवाइजर 2 इंटू कोशेंट 0 प्लस रिमाइंडर 0। 3 = 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 1। सॉरी, यहाँ पे ये 1 0 नहीं आएगा, 1 - 0 1 आएगा, ठीक है। बोलना चाहिए तुम लोग, जब मैं गलत लिखता हूँ तो बोला करो ना। 3 अगर 5 है, 5 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 प्लस 1, 7, 7 में 1। तो इन सभी, अब आगे कितने भी नंबर लोगे, उनमें तुमको क्या होगा? ये तो 2 है, दे ही रखा है, रिमाइंडर तुम्हारा 1 मिल रहा है। और क्यू तो चेंज हो रहा है, तो क्यू को तो मैं 2 को कुछ अगर मान लूँ, सपोज क्यू, ये कोशेंट को क्यू मान लूँ, तो कोई भी ऑड नंबर, तो 2 × Q+1 की ही तो फॉर्म में है। आया? यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ तो यही रहा है ना, कि कोई भी इवन नंबर को 2q फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी ऑड नंबर को 2q+1 की फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा तरीका इसका सॉल्व करने का क्या है? मेथड 2 कैसे करेंगे? दूसरे तरीके में, मान लो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने मान लिया, ठीक है, तो a = क्या लिखा है इसने?
2q प्लस आर। ए इक्वल्स टू क्या होगा मेरा यूक्लिड डिवीजन बाय यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहती है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही तो कहता है। बी हमको दे रखा है 2, तो 2q प्लस आर होगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमेशा बताते हैं, जहाँ आर जो रिमाइंडर हमारा है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा? लेस देन क्या होगा? जैसे कोई भी नंबर को तुम डिवाइड करते हो, सपोज ये कोई नंबर है मेरा डिविडेंड, इसको हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, तो यहाँ तो कोशेंट आता है कुछ क्यू, और यहाँ पे कोई वैल्यू आके ये मुझे रिमाइंडर मिल जाता है। तो ये जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा या तो 0 होगा या लेस, या 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, 0 या ग्रेटर देन 0, माइनस तो नहीं होगा ना। और या तो इस डिवीजर से बड़ा होगा छोटा होगा, छोटा होगा तो लेस देन डिवाइजर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी? या तो 0 होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या तो लेस देन 2। और डिवाइजर कितना है? 2 है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ सकती है? या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी। 2 नहीं आएगी ना। ये चीज आ रही समझ में? बस यही। अब इसमें a इक्वल्स टू, अगर r इक्वल्स टू 0 है तो a इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से a की वैल्यू क्या होगी? 2q प्लस 0। r इक्वल्स टू 1 होगा तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। यही तो दो वैल्यू होंगी। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये जो वैल्यू होगी वो मेरा इवन नंबर होगा, ये जो होगा वो ऑड होगा। इनके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। यही तो पूछ रहा है वो, या तो 2q होना चाहिए या 2q प्लस 1 होना चाहिए। आया? कौन सा आसान है मेथड, ये वाला या ये वाला? हैं? समझना किससे आसान है? ऊपर वाला से सब कुछ दिख रहा है ना सामने, कि कोई भी इवन नंबर को तुम डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ये भी मेथड अच्छा है। इससे भी कर सकते हो चाहे उससे कर सकते हो, जिससे हो। एक क्वेश्चन ट्राई करो दोनों लोग। और नहीं है क्या? तुम लोग और भी बोले थे, और कौन आने वाला था? अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। तीसरा देखो, एग्जाम्पल तीसरा। इसमें क्या कह रहा है? सो दैट एवरी पॉजिटिव, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टी, 4q प्लस 1 होना चाहिए या 4q प्लस 3 की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q इज सम इंटीजर। क्या है? ये कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में हो या 4q प्लस 3 की फॉर्म में हो। ये देखो ट्राई करके। कर रहे हो ट्राई दोनों लोग?
आया। आया तुम लोग का। और ये अभी कोई ज्वाइन किया है, अब्दुल, क्या नाम है? अब्दुल शुभम। सेमी क्लास के हो तुम भी? ये कौन जो ज्वाइन किए हो? अब्दुल। ये म्यूट है, इसको बोल। म्यूट है तुम्हारा, अनम्यूट करो। हेलो। चलो देखो, आया इसको समझ में? कह रहा है कि 4q+1 या 4q+3 की फॉर्म में होना चाहिए क्या, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर मैंने देखो इस 4q+1 4q+3 इसको इस फार्मूले से, जैसे ये क्लियर डिवीजन फार्मूला यही तो है, थ्योरम, ए इक्वल्स टू BQ+R। इसको इस यहाँ पे 4q+1 4q+3, ये 4q+1 या 4q+3, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो हमको यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 ही तो है। बी की वैल्यू 4 होने का मतलब कह रहा है कि ये डिवाइजर इसने खुद से दे रखा है, गिवन है तुमको, गिवन है जो डिवाइजर है वो 4, 4 गिवन है तुमको। और कह रहा है कि अगर फिर देखो ए इक्वल्स टू 4q+R हो जाएगा ना, अगर डिवाइजर 4 है तो। और इससे फिर तुमको क्या पता चला यहाँ पे कि जो रिमाइंडर हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा या लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, 4 है। तो आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या 4, तो आर की वैल्यू होगी या 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 से 4 या 4 से छोटा होना चाहिए डिवाइजर हमेशा। तो अब अगर आर की वैल्यू 0 है तो ए इक्वल्स टू 4q+0, आर की वैल्यू 1 है तो 4q+1। अगर ये 4q है, इसको 4q को हम 2 × 2q भी लिख सकते हैं ना। तो 2 की कोई भी मल्टीप्लाई में जो नंबर्स आते हैं वो क्या है, इवन नंबर्स हैं। मतलब ये जो r इक्वल्स टू 0 अगर किया, वहां से जो हमको मिला वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर किस फॉर्म में मिला, 4q की फॉर्म में मिल रहा है। हमको चाहिए नहीं इवन नंबर, हमको चाहिए क्या है, हमको केवल ऑड नंबर्स का चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमको बोला है कि या 4q+1 में हो या 4q+3 की फॉर्म में हो। तो ये पहला आया मेरा इवन के लिए। दूसरा अगर r इक्वल्स टू 1 किया तो मेरा 4q+1 आया, ये मेरा ऑड होगा, ये इवन होगा क्योंकि 4q+2 है, ये ऑड होगा। तो यहाँ से देखो, ये पहला केस ये हुआ ऑड का, दूसरा केस ये हुआ। तो इन दोनों से हमको क्या पता चला, या तो 4q+1 की फॉर्म में या 4q+3 की फॉर्म में, यही तो शो करना था। और इसको वो वाले मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने बताया था पहले, उससे कैसे होगा, उससे करके दिखाएं। जैसे क्या कह रहा है कि ऑड इंटीजर्स कह रहा है ना, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी फॉर्म में होंगे ना ऑड इंटीजर्स। तो अगर मैं b की वैल्यू 4 दिया हुआ है हमको पहले से ही, अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। 3 को अगर मैं 4 से करूं, 0 आएगा, मिलेगा 3 रिमाइंडर, 3, 1 नहीं 3।
5 को अगर 4 से करूं, 1 4 रिमाइंडर आएगा 1। 7 को रिमाइंडर आएगा 3 आएगा। 9 अगर लें, 4 2 जा 8 रिमाइंडर आया 1। 11 लें, 4 2 जा 8 रिमाइंडर आया 3। तो देखो, इन केस ऑफ 1 अगर 1 लें, 5 1 5 9, ये है तो ऑड नंबर तो है, 1 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। इन तीनों में हमारा किस फॉर्म में मिल रहा है? 4 क्यू प्लस 1। सभी में देखो 1 है तो रिमाइंडर 1 है, 5 है तब भी रिमाइंडर 1 है, 9 है तब भी रिमाइंडर 1 है। तो 1 5 9 के केस में हमको मिल रहा है 4 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में। और 3 7 11 या इसके बाद भी कुछ नंबर आएंगे, उनमें हमको मिल रहा है 4 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में। यहाँ भी देखो रिमाइंडर 3 है, यहाँ भी रिमाइंडर 3 है, यहाँ भी रिमाइंडर 3 है। आया? हम्म। अब ये एग्जाम्पल 4 देख लो। एग्जाम्पल 4 ट्राई किया था क्या? है? क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4 में? अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज, 420 काजू बर्फी है, और 130 है मेरा बादाम बर्फी। She want to stack them in such a way that each stack has a small has a same number। मतलब इनको ऐसे, स्टैक मतलब क्या है? अगर स्टैक इस तरीके से हो, इनको ऐसे अरेंज करना है 420 काजू बर्फी को, कि हर एक स्टैक में, मतलब जैसे यहाँ पे एक रखा, 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर है, ये जो नंबर है वो सब में सेम होना चाहिए। ठीक है? एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑन द ट्रे। अगर सपोज ट्रे इतना बड़ा है, ये मेरा ट्रे इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक सपोज ये इतना बड़ा ट्रे, ये कह रहा है इनको ऐसे अरेंज करना है कि ये जो नंबर है ये सेम हो, और एरिया भी कम ले। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है पूरा एरिया ही कवर करे, पूरे एरिया में ही तुम रखो, तब मैक्सिमम एरिया, मतलब मिनिमम एरिया कवर हो, और ये सब में कॉमन हो। तो अगर सपोज इतने यहाँ तक मैं रख दूं काजू बर्फी इसको, और इस तरफ रख दूं बादाम की बर्फी, तो ये जो चीज़ आएगी, यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ अरेंज करेंगे मैं इसकी बर्फी, और इसको अरेंज करेंगे इसमें, तो ये अगर मैं मान लूँ यक्स है और इसको मान लूँ बाई, इसको मान लूँ जेड, तो एक्स क्रॉस बाई जो होगा वो मेरा 420 मुझे दिया हुआ है। तब एक्स इंटू बाई आ रहा है, एक्स इंटू वाई हमको दिया है 420, मतलब काजू बर्फी इस तरीके से अरेंज करनी है। और एक्स इंटू जेड मुझे दिया है 130, एक्स मेरा कॉमन है। और क्या पूछ रहा है? ये लीस्ट एरिया, ये एक्स तो सेम ही रहना चाहिए। यहाँ भी अगर 5 पीस रख रहे हैं तो इसकी भी 5 पीस रखना है, लेकिन ये चीज जो है इसको कह रहा है इसको मिनिमाइज करना है, मतलब बाई और जेड को मिनिमाइज करना है तुमको। आ रहा है ना? तो इक्वलाइट डिवीजन से तुम क्या कर सकते हो? एक्स अगर कॉमन है तो ए बाई और जेड का जो होगा, बाई और जेड का जो होगा उसका अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कितना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 420 और 130 का तुमको एचसीएफ निकालना है, सिंपल इक्वलाइट डिवीजन पर लेमा से निकाल लोगे।
कितना आएगा बताओ 420 और 130 का। कितना आया? 10 आया ना। तो इस 10 से क्या पता चला? अगर इसमें समझना चाहो तो ये बोल रहा है 10, इधर ये 10 होगा। और अगर ये 430 है तो इसको मिनिमम कितनी हमको लगेंगी 430 बनाने के लिए? 10 इंटू कितना मैं करूं कि मुझे 430 इसका मिल जाए, या 10 इंटू कितना करूं 130, मतलब इसकी इस ये यहाँ पे जो स्टैक लगानी होगी वो मुझे 43 लगानी होगी, और इस तरफ इसकी बादाम बर्फी की 13 लगानी होगी। तो 13 इंटू 10 मिला के 130 ये मिल जाएगा, थर्ट और 43 इंटू 10 मिला के 430 ये मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। सही है। अगला तुम्हारा टॉपिक है ये क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये पढ़ने से पहले पहले कुछ बताओ, जैसे कुछ नंबर को फैक्टराइज करने कैसे फैक्टराइज करते हैं? कुछ 17 है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कोई भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं ना। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बताया था उस दिन भी। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? हम्म, बताओ। हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन क्या होता है? 2। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? नंबर्स विच आर divisible by only one and itself। सबसे पहला होता है 2, उसके बाद 3, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, 11 होगा, 13 होगा,
15 होगा, नहीं होगा? फिर 17 होगा, 19 होगा, एंड सो ऑन। तो अभी तक अगर मैं तुमसे बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ जो निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो तो निकालना आता है ना? है? अगर वो निकालना आता है तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसमें कुछ नहीं है। उसी उसी का है एक वो। इसमें क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर, उसका एलसीएम और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लीस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है? क्या कहता है? एचसीएफ और एलसीएम, और ये केवल होता है, ये जो थ्योरम है वो वैलिड है केवल टू पॉजिटिव नंबर्स के लिए, मतलब दो पॉजिटिव नंबर के लिए ही ये थ्योरम। अगर सपोज कोई तीन नंबर दिए हुए हैं, उनका तुम अगर कह दो एलसीएम और एचसीएफ उस नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, वो नहीं होगा। अगर सपोज कोई एग्जांपल मैं वही वाला ले लूं, एग्जांपल वन, एग्जांपल एक मैं ले लेता हूं। फाइंड एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 140 बाय क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कैसे निकालोगे? 24 और 140 को, 24 और 140 को वैसे पहले फैक्टराइजेशन से तुम इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है? उसके बाद ये प्रूफ करो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 24 इंटू 140 के बराबर होता है। ये अगर प्रूफ कर दिया तो मतलब है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सही है। इसका इन दोनों का तुमने निकाला था ना पहले, यही दोनों नंबर तो लिए थे मैंने, 24 और 140। तो 24 को अगर फैक्टराइज करेंगे कैसे आएगा? 12, 6, 3, 3 बन जा। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 140 को 0, 35, 7, 7 बन जा। तो और 140 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है? तो इन दोनों से ऐसे अगर मैं कहूँ एलसीएम क्या होगा, या पहले एचसीएफ क्या होगा? 4, क्योंकि 2 इंटू 2 यहाँ भी है, 2 इंटू 2 हाईएस्ट कॉमन। इन दोनों से क्या हाईएस्ट हम कॉमन ले सकते हैं? तो 2 इंटू 2। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? बताओ। हम्म? एलसीएम होगा 2 इंटू 2, और बाकी जो बचे हुए हैं, मतलब एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ और बाकी जो भी डिजिट बची हुई, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना आएगा?
840। तुम्हारा कितना आया? कितना आएगा ये? 840 आएगा ना? अभी यहाँ पे वेरीफाई करो। वेरीफाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या तुम्हारा? एलएचएस में एलसीएम क्या मिला है मुझे? 840 इंटू HCF 4। इसकी वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लाई करके? या मल्टीप्लाई करो या ऐसे ही रहने दो। मल्टीप्लाई करना तो बड़ा। और RHS क्या है? 24 इंटू 140। तो इसको देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4 इंटू 6 इंटू 140। तो इसको 4 इंटू 140 इंटू 6 को 840 लिख सकते हैं ना। इसको भी 4 इंटू 140 840। तो 4 इंटू 840 यहाँ, 4 इंटू 840 यहाँ भी है। तो क्या है? LHS इक्वल्स टू RHS। ये तो प्रूव करना है। और इसमें एक तरह से ये एग्जाम्पल देखो अपना क्लास अपनी बुक में एग्जाम्पल 6 हो जाएगा। हम्म। एग्जाम्पल 6 हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 तुम बताओ अनिमेश। एग्जाम्पल 7 को मैं बता रहा हूँ कैसे। क्या कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 96 और 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद तुमको एलसीएम फाइंड करना है। एंड फाइंड LCM। तो HCF निकालने के लिए 96 को हमको फैक्टर करने होंगे और 404 के फैक्टर करने होंगे। 96 के फैक्टर करोगे तो 2 4 8 24 12 6 3 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 96 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 के फैक्टर 2 101 और कुछ होगा 202। फिर 2 से 101। फिर ये 101 किसी की टेबल में आता है? 2 से 2 5 जा 3 3 9 11 नहीं होगा। 4 से भी नहीं आएगा, ये किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो इसको क्या लिखें? 101। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 404 को अगर करोगे तो 2 to the power 2 इंटू 101। तो इन दोनों का HCF कितना आएगा? HCF ऑफ 404 एंड 96 कितना मिलेगा? कितना होगा LCM? बुक में ना देखो, ऐसे ही बताओ ना। हाँ, तो 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4। LCM होगा 4।
अब क्या कह रहा है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम से हमको क्या पता चलता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 404 इंटू 96 ही होगा ना। एलसीएम मुझे नहीं पता क्या है, एचसीएफ हम निकाल चुके हैं 4, इक्वल्स टू 404 इंटू 96। तो एलसीएम कितना होगा, 404 इंटू 96/4। कैसे आएगा ये, 4 से अगर इसको करें तो 101 इंटू 96, इसका मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे करने का ये तरीका है, 100 प्लस 1 इंटू 96। तो 100 के अंदर मल्टीप्लाई करो 96 प्लस 96, कितना आएगा 9696। अगर इसकी मल्टीप्लाई करने जाओगे तो थोड़ा बड़ा है, ऐसे 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, प्लस 96, फिर 96 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे होता है। ये लिखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या है, इसमें देखो 3 नंबर हैं, एच सी एफ एंड एल सी एम। फाइंड एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ 6, 72 और 120। क्या इसमें हम वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं? जैसे मैं एच सी एफ निकाल लूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले एच सी एफ निकालो, कैसे निकालोगे, 6 को फैक्टराइज करो 1, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 72 को 36, 18, 9, 3, 1। कैसे लिख सकते हैं 72 को, 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, और 120 को 60, 30, 15, 3 5 जा 5 बन जा। 120 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ से एच सी एफ क्या होगा, 2 इंटू 3, 6 होगा ना। कितना होगा, ये कहाँ गया, तो बार बार चला जा रहा है।
हम्म। इसका बताओ, एचसीएफ क्या, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम कितना होगा? हम्म। नेटवर्क। इसका एलसीएम बताओ कितना होगा? 2 into 3 into 2 to the power 2 into 3, 5। हम्म। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आएगा। और अच्छा, अब यहाँ पे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे LCM इंटू SCF = 72 into 6 into 120 कर सकते हैं? इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे फैक्टराइजेशन जो नहीं, अभी तक जो फार्मूला पढ़ते थे, LCM इंटू SCF, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, HCF निकाल लिया था, उसके बाद LCM इंटू SCF = ये, वहां से LCM मुझे पता चल गया था, HCF। तो इसमें भी HCF निकालने के बाद LCM के लिए हम ये यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तुमको जब बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वहां पे क्या लिखाया था? आया? तो केवल 2 नंबर के लिए ये थ्योरम है, 3 नंबर के लिए नहीं है। 3 नंबर में मत लगा देना कभी, नहीं तो गलत हो जाएगा। एलसीएम होगा कुछ और, आएगा कुछ और। रियल यहाँ पे अगर चाहो तो लगा के देख लो, आंसर नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन, फाइंड LCM and SCF of 17, 23 and 29 एंड, हाँ बस यही पता करो, LCM और SCF इन तीनों का क्या होगा? जल्दी बताओ, 1 मिनट में। LCM बताओ कितना आएगा, SCF बताओ कितना आएगा। तो लोगों ने प्राइम नंबर पढ़े हैं ना, इसीलिए मैंने पहले ही प्राइम नंबर तुमसे पूछे थे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, कोई भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो ना, फैक्टर्स में, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में। तो वही उसी का यूज है यहाँ पे। खुद से करो, दिमाग लगाओ। तुम कर रहे हो अनिमेश? बताओ। तो SCF कितना आएगा इसका?
तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर हम तीनों से कितना कॉमन ले सकते हैं। हम्म। क्यों? HCF बताओ कितना आएगा, HCF कितना आएगा, क्यों बनाएगा? तो बन कैसे आ गया फिर? देखो 17, 17 को किसी की टेबल में आ रहा है 17? नहीं, तो 17 को 17 से ही करेंगे। ठीक है, तो 17 को कैसे लिख सकते हैं हम? 17 × 1। सिमिलरली 23 को 20 का 1, इसको क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पे 1 1 2 1 है। अभी है, अभी आया? आ रहा है? आया? आया अभी? हम्म। ऐसे ही 29 को, 29 जब किसी की टेबल में नहीं आ रहा है तो अपनी टेबल में तो आ रहा है ना। 29 को कैसे लिख सकते हैं? 29 × 1। अब यहाँ से HCF देखो, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? और LCM 1 × 17 × 23 × 29, इसकी मल्टीप्लाई करके कितनी आई मल्टीप्लाई? ये दिख रहा है? इसका बताओ क्या होगा?
आया। हम्म 19 को अगर करेंगे फैक्टर तो किसी की टेबल में नहीं आएगा। 1 1 21 को 3 से हो रहा है। 1 28 14 7 1 36 12 4 2 1 19 को कितना लिख सकते हैं? 19 इंटू 1 21 3 इंटू